एक सवाल पूछता हूं और ये सवाल अनकंफर्टेबल है। तुम सुबह उठते हो, फोन देखते हो, किसी का स्टोरी, किसी की वेकेशन, किसी की प्रमोशन, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप, और कुछ सेकंड्स के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ कम है, कुछ मिसिंग है। पर यह फीलिंग कहां से आती है? मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम अनस्टॉपेबल, फिर भी रात को तकिए पर सिर रखते हो और एक खालीपन होता है जो जाता ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सवाल ये है तुम किन चीजों के बारे में इतना ज्यादा केयर कर रहे हो जो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो पहले पेज से ही तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी, जो हर उस मोटिवेशनल आइडिया को तोड़ देगी जिसे तुमने सच माना था, जो कहेगी खुश रहने का जुनून ही तुम्हें दुखी बना रहा है। इसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक और इसे लिखा है मार्क मैनसन ने। लेकिन इसे समझने से पहले एक आदमी की कहानी, एक ऐसे आदमी की जो शायद हिस्ट्री का सबसे अनलाइकली लाइफ टीचर है। उसका नाम था चार्ल्स बुकोव्स्की। अल्कोहलिक, वुमनाइजर, क्रॉनिक गैम्बलर, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में ड्रंक रहा, ब्रोक रहा और किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या पब्लिशर ने उसका काम नहीं छापा। उन्होंने कहा यह हॉरिबल है, क्रूड है, डिस्गस्टिंग है। बुकोव्स्की एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। शिट मनी मिलती थी, जो मिलता था वो शराब और गैम्बलिंग में उड़ जाता था। रात को अकेले पीता था और कभी कभी एक पुरानी टाइपराइटर पर कुछ लिखता था, और अक्सर सुबह फ्लोर पर पड़ा मिलता था, पिछली रात का होश नहीं। ये 30 साल तक चला। 30 साल, 3 दशक, फेलियर के बाद फेलियर। फिर जब बुकोव्स्की 50 साल का था, एक एडिटर ने उसमें कुछ देखा। उसने बुकोव्स्की को एक मौका दिया, पहला रियल मौका। और बुकोव्स्की ने एडिटर को लिखा, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, पोस्ट ऑफिस में रहो और पागल हो जाओ, या बाहर निकलो और राइटर बनने की कोशिश करो और भूखे मरो। मैंने भूखे मरना चूज किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसने 3 हफ्तों में अपना पहला नॉवेल लिखा। उसका नाम था पोस्ट ऑफिस। डेडिकेशन में उसने लिखा, डेडिकेटेड टू नोबडी। बुकोव्स्की आगे चलकर 6 नॉवेल्स और सैकड़ों पोएम्स लिखेगा। 2 मिलियन कॉपीज बिकेंगी, फेम आएगी। लेकिन उसकी टूम्बस्टोन पर क्या लिखा है? डोंट ट्राई। ये आयरनी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। क्योंकि बुकोव्स्की की सक्सेस का राज उसका डिटर्मिनेशन नहीं था। वो यह नहीं कह रहा था मैं विनर हूं और मैंने कभी हार नहीं मानी। उसका राज था उसे अपने फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने खुद को एक लूजर की तरह एक्सेप्ट किया था, कंप्लीटली, ऑनेस्टली। और इस एक्सेप्टेंस में से उसने लिखा, उसने खुद को प्रूव नहीं किया, उसने खुद को एक्सप्रेस किया। और मार्क मैनसन पूछते हैं इसमें से हम क्या सीखते हैं? ये सोचो, आज की दुनिया तुम्हें 24 घंटे 7 दिन एक ही मैसेज देती है, और बेटर बनो, और रिच बनो, और पॉपुलर बनो, और फिट बनो, और प्रोडक्टिव बनो, और हैप्पी बनो। हर एडवर्टाइजमेंट, हर इंस्टाग्राम पोस्ट, हर मोटिवेशनल वीडियो, सब एक ही बात कहती है, जो तुम हो वो काफी नहीं। पैराडॉक्स ये है कि यही पॉजिटिव थिंकिंग कल्चर, यही ऑब्सेशन की और बेटर बनो, तुम्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है कि तुम अभी कहां कम पड़ रहे हो। मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हो आई एम ब्यूटिफुल, क्योंकि कहीं गहराई में तुम फील करते हो कि तुम हो नहीं। टेक्सास में एक कहावत है, स्मॉलेस्ट डॉग बार्क्स द लाउडेस्ट। जो एक्चुअली कॉन्फिडेंट होता है वो प्रूव नहीं करता, जो एक्चुअली रिच होती है वो दिखाने की कोशिश नहीं करती। या तो तुम हो या नहीं। एफर्मेशंस इसे नहीं बदलती। एंड हियर्स द रियल किकर, वो लाइन जो इस पूरी किताब का फाउंडेशन है। The desire for more positive experience is itself a negative experience, and the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. इसे फिलोसोफर एलन वॉट्स द बैकवर्ड्स लॉ कहते थे। जितना ज्यादा तुम हैप्पीनेस को चेस करोगे, उतना ज्यादा तुम फील करोगे कि तुम्हारे पास नहीं है। जितना ज्यादा तुम सक्सेसफुल दिखना चाहोगे, उतना ज्यादा फेलियर फील होगी। जितना ज्यादा तुम लव्ड फील करना चाहोगे, उतना ज्यादा अकेला महसूस होगा। एल्बर्ट कम्यू ने कहा था, यू विल नेवर बी हैप्पी इफ यू कंटिन्यू टू सर्च फॉर व्हाट हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ। मैनसन सिंप्लीफाई करते हैं, डोंट ट्राई। लेकिन रुको, डोंट ट्राई का मतलब क्या है? क्या तुम कुछ नहीं करो, काउच पर बैठे रहो, लाइफ छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। और यहां मैनसन एक बेहद जरूरी डिस्टिंक्शन करते हैं। नॉट गिविंग अ फक का मतलब इंडिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो किसी भी चीज की केयर नहीं करता, उसका एक नाम है साइकोपैथ। तो असल कॉन्सेप्ट ये है, नॉट गिविंग अ फक का मतलब है तुम हर चीज के बारे में केयर नहीं करते।
तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में केयर करते हो जो एक्चुअली मैटर करती हैं। तुम डिलिबरेटली कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम्हारे फक्स किस पर जाए। सबटलिटी 1, नॉट गिविंग अ फक का मतलब इंडिफरेंट होना नहीं है। इसका मतलब है डिफरेंट होने के साथ कंफर्टेबल होना। सबटलिटी 2, एडवर्सिटी के बारे में कोई फक न देने के लिए पहले किसी ऐसी चीज के बारे में फक देना जरूरी है जो एडवर्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबटलिटी नंबर 3, चाहे तुम रियलाइज करो या नहीं, तुम हमेशा चूज कर रहे हो कि किस पर फक देना है। मैनसन एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एल्डरली वुमन ग्रोसरी स्टोर में कैशियर पर चिल्ला रही है सिर्फ इसलिए कि उसका 30 सेंट का कूपन एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद उसकी लाइफ में बस वही कूपन है जिसे वो केयर कर सकती है, बाकी कुछ नहीं है। जब लाइफ में कोई असली और मीनिंगफुल पर्पस नहीं होता तो ब्रेन खुद ब खुद ट्रिवियल चीजों को जरूरी बना लेता है। इसलिए जो लोग छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ट्रैफिक, सोशल मीडिया कमेंट्स, किसी का ओपिनियन, वो असल में एक डीपर प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ जेन्युइनली मीनिंगफुल नहीं है जिस पर वो फोकस दे सकें। तो पहला लेसन, रियल और मीनिंगफुल चीजें ढूंढो देने के लिए अपने फक्स, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड फक्स हैं एंड यूर गोइंग टू डाई वन डे। और जब तक तुम हो उन्हें वाइजली यूज करना जरूरी है। अब एक स्टोरी जो 2500 साल पुरानी है। एक प्रिंस था। उसके पिता ने उसे एक पैलेस में रखा, इतना सिक्योर, इतना लग्जूरियस, इतना प्रोटेक्टेड कि उसे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं दिखनी थी। लेकिन एक रात प्रिंस पैलेस से बाहर निकला। उसने पहली बार देखा बीमार लोग, बूढ़े लोग, मरते हुए लोग। वो क्रैश हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उसने सोचा इन रिचेस ने उसे मिजरेबल किया है, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। पैलेस छोड़ा, फैमिली छोड़ी, स्ट्रीट पर रहने लगा, खुद को स्टार्व किया, टॉर्चर किया। कुछ साल बाद उसने रियलाइज किया ये भी बकवास है। सफरिंग फॉर द सेक ऑफ सफरिंग में कोई विजडम नहीं है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया 39 दिन, और उसे जो रियलाइजेशन हुई वो दुनिया की सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट बनी। लाइफ इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। Rich suffer because of their riches, poor suffer because of their poverty. Those without family suffer because they have no family. Those with family suffer because of their family. ये प्रिंस बाद में बुधा के नाम से जाना गया। मैनसन कहते हैं हम सब एक फॉल्स प्रेमिस पर जी रहे हैं। वो यह है हैप्पीनेस एक इक्वेशन है। अगर मैंने X अचीव किया तो खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे पास Y आ गया तो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है जहां तुम पहुंच जाओ और फिर फॉरएवर हैप्पी रहो। हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रॉपरली समझो। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। मैनसन डिसअपॉइंटमेंट पैंडा नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। एक पैंडा जो डोर टू डोर जाता है और लोगों को वो हार्श ट्रूथ्स बताता है जो उन्हें सुनना जरूरी है। पैंडा कहता है प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप, दे जस्ट इंप्रूव। वॉरेन बफेट के पास मनी प्रॉब्लम्स हैं। एक ब्रोक आदमी के पास मनी प्रॉब्लम्स हैं। बफेट के जस्ट बेटर मनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम जिम ज्वाइन करते हो हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो एक नई प्रॉब्लम आती है, सुबह उठना, स्वेट करना, टाइम निकालना। अगर तुम रिलेशनशिप में टाइम देते हो तो नई प्रॉब्लम, क्या करें, केमिस्ट्री मेंटेन करना। प्रॉब्लम्स का हल ये नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम्स का हल ये है कि तुम्हारे पास बेटर प्रॉब्लम्स हों। और सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द की वर्ड इज सॉल्विंग। न प्रॉब्लम्स अवॉइड करने से, न प्रॉब्लम्स न होने से। और यहां 2 वेज हैं जिनसे लोग इसे गलत करते हैं। पहला, डिनायल। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा प्रिटेंड करना, शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लॉन्ग टर्म डिजास्टर। दूसरा, विक्टिम मेंटालिटी। मेरे प्रॉब्लम्स बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह सब दूसरों की वजह से है। दोनों सेम रिजल्ट देती हैं, मिजरी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैनसन एक और अनकंफर्टेबल बात कहते हैं। इमोशंस को जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट मत करो। इमोशंस इवॉल्व्ड हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो सिग्नल्स हैं, फीडबैक मैकेनिज्म्स। वो तुम्हें बताते हैं कि कुछ राइट है या रॉन्ग। नेगेटिव इमोशन एक कॉल टू एक्शन है, इसका मतलब कुछ एड्रेस करना है। पॉजिटिव इमोशन एक रिवॉर्ड है, तुमने सही एक्शन लिया। लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ फील गुड हो वो एक्चुअली गुड नहीं होता, और जस्ट बिकॉज कुछ फील बैड हो वो एक्चुअली बैड नहीं होता। जो लोग हर डिसीजन इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं वो बेसिकली 3 साल के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। 3 ईयर ओल्ड्स और डॉग्स दोनों भी इमोशन से चलते हैं। और तुम जानते हो वो क्या करते हैं? कारपेट पर और हीडोनिक ट्रेडमिल। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि तुम जितनी भी एफर्ट डालो, जितनी भी चीजें अचीव करो, फीलिंग बेसिकली सेम रहती है। नई कार का एक्साइटमेंट फेड होता है, नई रिलेशनशिप की बटरफ्लाइज कम होती हैं, नई जॉब की एक्साइटमेंट जाती है, क्योंकि इमोशंस लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं है। तो असली क्वेश्चन यह है, तुम किस स्ट्रगल के लिए रेडी हो? मार्क मैनसन की खुद की एक कन्फेशन है जो बेहद ऑनेस्ट है। वो बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ड्रीम किया था कि वो एक रॉक स्टार बनेंगे, गिटार बजाएंगे, क्राउड स्क्रीम्स करेगी, पोस्टर्स होंगे, फेम होगी। डेकेड्स तक ये फैंटेसी चली, पर कभी भी रियलिटी नहीं बनी। और काफी समय बाद उन्हें फाइनली समझ आया क्यों। आई डिडंट एक्चुअली वांट इट। वो रिजल्ट से प्यार करते थे, स्टेज पर होना, फैन चीरिंग करना, ग्लोरी, पर प्रोसेस से नहीं। रोज प्रैक्टिस करना, बैंड ढूंढना, गिग्स के लिए स्ट्रगल करना, 40 किलो गियर लिफ्ट करना, ये सब उन्हें एक्चुअली एंजॉय नहीं था। और यही एक बेहद पावरफुल काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है। What determines your success isn't what you want to enjoy, it's what pain you want to sustain. तुम जिम में वॉशबोर्ड एब्स चाहते हो, लेकिन क्या तुम आवर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट, स्ट्रिक्ट डाइट और बोरिंग रेपिटेशन के लिए रेडी हो? तुम अपना स्टार्टअप चाहते हो, लेकिन क्या तुम फेलियर्स, अनसर्टेनिटी, स्लीपलेस नाइट्स और फाइनेंशियली स्केरी मोमेंट्स के साथ पीस में हो? तुम एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन क्या तुम ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस, रिजेक्टेड फीलिंग्स और वल्नरेबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड हो? जो स्ट्रगल तुम चूज करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करता है, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो मॉडर्न कल्चर की सबसे डेंजरस बीमारी है, एंटाइटलमेंट। और इसे समझने के लिए मैनसन जिमी की स्टोरी सुनाते हैं। जिमी हमेशा ऑन रहता था, हमेशा कोई ना कोई बिजनेस वेंचर, हमेशा नया आइडिया, हमेशा बिग ड्रीम्स, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। जिमी एक्चुअली एक डेडबीट था जो फैमिली के पैसों पर जी रहा था, पॉट स्मोक करता था और लोगों को नाम ड्रॉप करके इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। फिर भी जिमी को जेन्युइनली लगता था कि वो एक्सेप्शनल है। यह हाई सेल्फ एस्टीम मूवमेंट का रिजल्ट है। 1970s में साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि अगर बच्चों को हाई सेल्फ एस्टीम दो तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे। स्कूल्स ने पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज देने शुरू किए, हर बच्चे को स्पेशल बताया, ग्रेड इन्फ्लेशन आई। रिजल्ट, एक जनरेशन जो फील करती है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं बिना कुछ अचीव किए। और इंटरनेट ने इसे और बढ़ाया है। सोशल मीडिया ने यह इल्यूजन दिया कि एवरेज होना फेलियर है। सब एक्सट्रीम्स देख रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे एडवेंचरस, हर सेकंड, एवरी डे। मैनसन एक पावरफुल पॉइंट बनाते हैं, रियल सेल्फ वर्थ इस पर नहीं मापा जाता कि तुम अपने पॉजिटिव्स के बारे में कितना अच्छा फील करते हो। रियल सेल्फ वर्थ इस पर मापा जाता है कि तुम अपने नेगेटिव्स के साथ कितनी ऑनेस्टली डील करते हो। जिमी इसलिए वीक था क्योंकि वो कभी अपनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर सकता था। अब तक हमने जाना लोग ज्यादा फक्स क्यों देते हैं और ये डेंजरस क्यों है, लेकिन डीपर क्वेश्चन ये है, लोग इतने फक्स किन वैल्यूज पर दे रहे हैं और क्या वो वैल्यूज एक्चुअली गुड हैं? इसे समझने के लिए मैनसन सेल्फ अवेयरनेस अनियन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली लेयर, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना। अभी मैं एंग्री हूं, अभी मैं सैड हूं। दूसरी लेयर, ये पूछना कि ये इमोशंस क्यों हैं, मैं एंग्री क्यों हूं, क्या कोई गोल फेल हुई, क्या मुझे फील हो रहा है कि मैं इनफ नहीं हूं। तीसरी लेयर, और यह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पेनफुल है, अपने पर्सनल वैल्यूज को क्वेश्चन करना। मैं ये क्यों मान रहा हूं कि यह सक्सेस है, मैं खुद को किस मेट्रिक से मेजर कर रहा हूं और क्या वो मेट्रिक एक्चुअली वैलिड है। ये तीसरी लेयर वो है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं जाते। और इसे इलस्ट्रेट करने के लिए मैनसन 2 म्यूजिशियंस की स्टोरी सुनाते हैं। 1983, एक टैलेंटेड गिटारिस्ट को उसके बैंड ने किक आउट किया। रिकॉर्ड डील साइन होने के 2 दिन पहले उसे बस टिकट दी गई, न्यूयॉर्क से LA, नो वार्निंग, नो एक्सप्लेनेशन। लॉस एंजलिस पहुंचते पहुंचते उसने डिसाइड किया, मैं एक ऐसा बैंड बनाऊंगा जो उन्हें रिग्रेट करवाए। मैं इतना फेमस बनूंगा कि वो हर जगह मुझे देखें और सोचें हमने उसे खो दिया। उस गिटारिस्ट का नाम था डेव मस्टेन। उसने जो बैंड बनाया वो था मेगाडेथ। 25 मिलियन एल्बम्स बिके, ग्रैमी नॉमिनेशंस, वर्ल्ड वाइड टूर्स। लेकिन 2003 में एक इंटरव्यू में मस्टेन रो पड़ा। उसने कहा, मैं खुद को फेलियर फील करता हूं, क्योंकि जिस बैंड से उसे निकाला गया था वो मेटालिका था, जिसने 180 मिलियन एल्बम्स बेचे। मस्टेन ने अनकॉन्शियसली एक मेट्रिक चूज किया था, मेटालिका से बेटर होना, और उस मेट्रिक पर वो हमेशा लूज करेगा। तुलना करो इससे पीट बेस्ट, वो ड्रमर जिसे बीटल्स ने उनके फर्स्ट रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट से 3 दिन पहले निकाल दिया था। जब बीटल मेनिया आई, वो पहले डिप्रेशन में गया। 1968 में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन 1994 में एक इंटरव्यू में पीट बेस्ट ने कहा,
आई एम हैप्पियर देन आई वुड हैव बीन विद द बीटल्स। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज बदल गई थीं। उसे एक वाइफ मिली, बच्चे हुए, एक स्टेबल लविंग फैमिली। उसने अपना मेट्रिक चेंज किया, फेम और ग्लोरी से हटाकर फैमिली और लव पर। सेम एक्सटर्नल सिचुएशन, कंप्लीटली डिफरेंट इंटरनल एक्सपीरियंस। मैनसन का पॉइंट ये है, हमारी वैल्यूज यानी जिन चीजों को हम सक्सेस और फेलियर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती हैं। अच्छी वैल्यूज बेटर प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं, शिटी वैल्यूज हॉरिबल प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं। तो कौन सी वैल्यूज शिटी हैं? मैनसन 4 आइडेंटिफाई करते हैं। पहली, प्लेजर को लाइफ का प्राइमरी गोल बनाना। ड्रग्स, जंक फूड, सेक्स, अगर यही प्रायोरिटी है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ती है। प्लेजर हैप्पीनेस का कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। अगर बाकी सब सही है, प्लेजर अपने आप आएगा। दूसरी, मटेरियल सक्सेस को मेजर करना। रिसर्च कहती है बेसिक नीड्स के बाद मनी और हैप्पीनेस का कॉरिलेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ओवर टाइम करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने की रेस, जब बेसिक कंफर्ट तो ऑलरेडी है, वो एक्चुअली कुछ ऐड नहीं करती। तीसरी, हमेशा राइट होने की नीड। हमारा ब्रेन इनएफिशिएंट है, हम कॉन्स्टेंटली रॉन्ग होते हैं। जो लोग हमेशा राइट होने पर एपीएनई सेल्फ वर्थ बेस करते हैं, वो कभी लर्न नहीं कर पाते। चौथी, ऑलवेज पॉजिटिव रहना। ये स्पिरिचुअल बाईपास है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, गुड वाइब्स ओनली। जब कुछ एक्चुअली टेरिबल होता है और तुम उसे एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो इनसाइड में रॉट करता है। मैनसन एक लाइन देते हैं जो ट्रूथ है। Denying negative emotions leads to experiencing deeper and more prolonged negative emotions. सच में गुड वैल्यूज क्या हैं? वो जो रियलिटी बेस्ड हों, सोशली कंस्ट्रक्टिव हों, इमीडिएट और कंट्रोलेबल हों। ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी, क्रिएटिविटी, इन्हें तुम राइट नाउ एक्सपीरियंस कर सकते हो विदाउट अचीविंग एनीथिंग एक्सटर्नल। अब एक स्टोरी जो मैनसन सुनाते हैं, एक जापानीज सोल्जर की। दिसंबर 1944, सेकंड लेफ्टिनेंट हिरू ओनोदा को फिलीपींस की एक आइलैंड लूबंग पर डिप्लॉय किया गया। ऑर्डर्स थे, कभी सरेंडर मत करना। फरवरी 1945 में अमेरिकन्स आए, जापानीज आर्मी ने सरेंडर किया, वॉर ओवर। अगस्त 1945 में जापान ने एटॉमिक बॉम्ब्स के बाद अनकंडीशनल सरेंडर किया, वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म। ओनोदा को पता नहीं, वो जंगल में था, फाइट कर रहा था। 1952 में जापान ने लीफलेट्स ड्रॉप किए, वॉर इज ओवर, कम होम। ओनोदा ने सोचा ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, फेक है। 1959 में उसका एक कंपेनियन सरेंडर किया। 1972 में आखिरी कंपेनियन मारा गया। ओनोदा अकेला था, जंगल में, वॉर लड़ रहा था जो 1945 में खत्म हो चुकी थी। फाइनली 1974 में एक यंग जापानीज एडवेंचरर नोरियो सुजुकी उसे ढूंढ निकाला। ओनोदा ने पूछा, वो क्यों आया? सुजुकी ने कहा, मैं 3 चीजें ढूंढने निकला था, लेफ्टिनेंट ओनोदा, एक पैंडा बेयर और द अबॉमिनेबल स्नोमैन। इसी ऑर्डर में। जब ओनोडा जापान वापस आया ऑलमोस्ट 30 इयर्स बाद, तो उसने जो जापान एक्सपेक्ट किया था, ऑनर, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, वो गॉन था। उसकी जगह थी कंज्यूमर कल्चर, वेस्टर्न क्लोथ्स, मॉडर्न लाइफ। ओनोडा जंगल में उतना डिप्रेस्ड नहीं था जितना जापान वापस आकर हुआ, क्योंकि जंगल में उसकी सफरिंग का मीनिंग था। उसकी लॉयल्टी एक एम्पायर के लिए थी, इवन अगर वो एम्पायर एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके लिए करती थी। जापान में वो मीनिंग खत्म हो गया। और मैनसन यहां एक बड़ी बात कहते हैं, इफ सफरिंग इज इनएविटेबल एंड इट इज, देन द क्वेश्चन इजंट हाउ डू आई स्टॉप सफरिंग, बट व्हाई एम आई सफरिंग, फॉर व्हाट पर्पस। यही हीरू ओनोडा का लेसन है और यही डेव मस्टेन का लेसन है। वैल्यूज जो सफरिंग को मीनिंगफुल बनाती हैं, वो बेटर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वैल्यूज जो सफरिंग को मीनिंगलेस बनाती हैं, वो सिर्फ टॉर्चर हैं। लेकिन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तक पहुंचते हैं। यह चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए मैनसन विलियम जेम्स की स्टोरी सुनाते हैं। विलियम जेम्स एक वेल्थी फैमिली में बॉर्न हुआ, पर उसकी हेल्थ टेरेबल थी। आंखों की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, हियरिंग इश्यूज, बैक स्पैजम्स। ज्यादातर टाइम घर पर। उसका छोटा भाई हेनरी जेम्स वर्ल्ड रिनाउंड नॉवेलिस्ट बना। उसकी सिस्टर सक्सेसफुल राइटर बनी। विलियम फैमिली का ब्लैक शीप। फादर ने उसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिट करवाया। विलियम को मेडिसिन पसंद नहीं थी, वो फेक फील करता था। फिर वो अमेज़न एक्सपीडिशन ज्वाइन करने गया। स्मॉल पॉक्स हो गया, बैक स्पैजम्स, अलोन इन साउथ अमेरिका।
किसी तरह वापस आया। नौकरी नहीं, 30 इयर्स की उम्र में ब्रोक, सब फेल, फादर डिसअपॉइंटेड। विलियम जेम्स ने सुइसाइड के प्लान्स बनाने शुरू किए, लेकिन एक रात एक फिलॉसफी रीडिंग के दौरान उसने एक एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं 1 ईयर तक यह बिलीव करूंगा कि मैं अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूं। कोई मैटर नहीं क्या हुआ, मैं हर पॉसिबल तरीके से अपनी सर्कमस्टेंसेस बदलने की कोशिश करूंगा। अगर 1 ईयर बाद कुछ नहीं बदला तो मैं खुद को एक्चुअली पावरलेस मानूंगा। वो 1 ईयर, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर बना। हार्वर्ड में पढ़ाया, अमेरिका और यूरोप में लेक्चर्स दिए, मैरिज की, 5 बच्चे हुए, उनमें से 1 ने पुलित्जर प्राइज जीता। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को अपनी रीबर्थ कहा। We don't always control what happens to us, but we always control how we interpret what happens to us, as well as how we respond. ये सबसे सिंपल और सबसे प्रोफाउंड आइडिया है, और यहाँ एक क्रूशल डिस्टिंक्शन है जो मैनसन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट में फर्क है। अगर मैं तुम्हारी कार से टकरा जाऊं, ये मेरी फॉल्ट है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो तुम्हारी फॉल्ट नहीं पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम्हारे डोर स्टेप पर कोई न्यूबॉर्न बच्चा मिले, ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं पर तुम्हें डिसाइड करना होगा। वो डिसीजन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉल्ट पास्ट टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंट टेंस है। मैनसन एग्जाम्पल देते हैं, मलाला यूसुफजाई, 11 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी बच्ची जिसने तालिबान के खिलाफ एजुकेशन के लिए आवाज उठाई। 14 ईयर्स की उम्र में उसके फेस पर गोली मारी गई, बस पर, सबके सामने। वो सरवाइव की, नोबेल पीस प्राइज जीती। मलाला ने चूज किया कि उस ट्रॉमा का क्या मतलब होगा। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आज की दुनिया में एपिडेमिक है, विक्टिमहुड शीक। मैनसन ऑब्जर्व करते हैं कि सोशल मीडिया ने एक नई करेंसी क्रिएट की है, विक्टिमहुड। जितना ज्यादा ऑप्रेस्ड फील करते दिखो, उतनी ज्यादा अटेंशन, सिंपैथी, वैलिडेशन। राइट हो या लेफ्ट, रिच हो या पुअर, आज हर डेमोग्राफिक ग्रुप सिमल्टेनियसली फील कर रहा है कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है। आउटरीच पोर्न, मीडिया को रियल स्टोरीज नहीं चाहिए, उसे आईबॉल्स चाहिए। तो वो कुछ ऑफेंसिव ढूंढती है, ब्रॉडकास्ट करती है, आउटरीच जनरेट करती है, फिर उस आउटरीच को ब्रॉडकास्ट करती है जो और ज्यादा आउटरीच क्रिएट करता है। और इस साइकिल में असली विक्टिम्स की आवाज जो एक्चुअल सफरिंग में है वो लॉस्ट हो जाती है। मैनसन कहते हैं, बीइंग अ विक्टिम में एक हाई होता है, सेल्फ राइचियसनेस फील होती है, मेरे साथ रॉन्ग हुआ इसलिए मैं मॉरली सुपीरियर हूं। पर यह एक एडिक्शन है और यह तुम्हें पावरलेस बनाती है। जब तक तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, तुम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम पहुंचते हैं एक चैप्टर पर जो बिलीफ्स के बारे में है, और यह शायद सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट है। You're wrong about everything, but so am I. 500 साल पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि फायर एक सब्सटेंस से बनी है जिसे फ्लोजिस्टन कहते हैं। डॉक्टर्स मानते थे कि आर्म काटकर ब्लड निकालने से डिजीजेस ठीक होती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है। वो सब अपने टाइम के पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे, और वो सब रॉन्ग थे। 5 सदियों बाद जो लोग होंगे वो हम पर हंसेंगे, हमारी सर्टेनिटीज पर, हमारे सुपरस्टिशंस पर, हमारे बिलीफ्स पर। ग्रोथ ये नहीं है कि तुम रॉन्ग से राइट हो जाओ, ग्रोथ ये है कि तुम रॉन्ग से स्लाइटली लेस रॉन्ग हो जाओ, फिर और कम रॉन्ग, फिर और। We should not seek to find the ultimate right answer for ourselves, but rather seek to chip away at the ways we're wrong today so that we can be a little less wrong tomorrow. और यहाँ मैनसन इंट्रोड्यूस करते हैं एक अपना ही लॉ, Manson's law of avoidance. The more something threatens your identity, the more you will avoid it. जितनी ज्यादा कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज करती है, उतना ज्यादा तुम उसे अवॉइड करोगे। एक आर्टिस्ट जो अपना काम ऑनलाइन नहीं डालता, क्योंकि अगर डाला और किसी ने लाइक नहीं किया तो उसकी आर्टिस्ट आइडेंटिटी को थ्रेट है। जब तक उसने लॉन्च नहीं किया, वो एन आर्टिस्ट नोबडीज हर्ड ऑफ है। ये कंफर्टेबल है। लॉन्च करके फेल होना, एन आर्टिस्ट नोबडी लाइक्स बनना टेरिफाइंग है। इसीलिए लोग रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करते, बिजनेसेस शुरू नहीं करते, जॉब्स नहीं छोड़ते। सर्टेनिटी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है, और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना हमें स्टैग्नेंट रखता है। सोल्यूशन मैनसन बुद्धिज्म से लेते हैं, किल योरसेल्फ मेटाफोरिकली, मतलब अपनी रिजिड आइडेंटिटी को लेट गो करो। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु फेल्स। जितनी नैरो तुम्हारी आइडेंटिटी, उतना ज्यादा हर चीज तुम्हें थ्रेटन करेगी।
अपनी आइडेंटिटी को ब्रॉड रखो। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक क्यूरियस पर्सन हूं, मैं इवॉल्व कर रहा हूं। अब फेलियर के बारे में, और यहाँ मैनसन पाब्लो पिकासो की एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार पिकासो एक कैफे में बैठे थे, एक यूज्ड नैपकिन पर डूडल कर रहे थे। एक वुमन पास में बैठी थी और देख रही थी। जब पिकासो उठने लगे नैपकिन फेंकने के लिए, वुमन ने कहा, रुको, क्या मैं वो नैपकिन ले सकती हूं? मैं उसके लिए पैसे दूंगी। पिकासो ने कहा, श्योर, $20,000। वुमन शॉक्ड। इट टुक यू 2 minutes to draw that। पिकासो ने कहा, नो मैम, इट टुक मी over 60 years। इंप्रूवमेंट thousands of tiny failures पर बेस्ड है। अगर कोई तुमसे किसी चीज में बेटर है, शायद इसलिए क्योंकि वो उसमें तुमसे ज्यादा फेल हो चुका है। फेल होने का मतलब यह नहीं कि तुम लूजर हो। फेल होने का मतलब यह है कि तुम कोशिश कर रहे हो। एक बच्चा जो वॉक करना सीख रहा है, hundreds of times गिरता है। वो कभी नहीं सोचता, शायद वॉकिंग मेरे लिए नहीं है। फेलियर अवॉइड करना हम बाद में सीखते हैं। एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ने सिखाया, मीडिया ने सिखाया। मैनसन एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, द डू समथिंग प्रिंसिपल। मोस्ट लोग सोचते हैं मोटिवेशन पहले आती है फिर एक्शन, पर एक्चुअली यह लूप है। एक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, मोर एक्शन। मोटिवेशन के वेट में मत रहो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्शन लो, 2 पेजेस लिखो, 1 पुशअप करो, 1 ईमेल भेजो। एक्शन इंस्पिरेशन क्रिएट करती है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन क्रिएट करती है, मोटिवेशन मोर एक्शन क्रिएट करती है। अब एक कॉन्सेप्ट जो रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को और खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। मैनसन एक टाइम पर 55 कंट्रीज घूमे, डिजिटल नोमैड, फ्रीडम की अल्टीमेट डेफिनेशन। लेकिन एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ, एब्सोल्यूट फ्रीडम बाय इटसेल्फ मीन्स नथिंग। हर कंट्री में जाना एक्साइटिंग था, पहली बार, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम। 55th कंट्री, बेयरली डिफरेंट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जिंदगी में डेप्थ तभी आती है जब तुम कमिटमेंट करते हो, ऑल्टरनेटिव्स रिजेक्ट करते हो। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ज्यादा एंग्जाइटी। जो चूज किया उस पर रिग्रेट, क्योंकि तुम्हें पता है क्या छोड़ा। कमिटमेंट दरअसल फ्रीडम है। जब तुम कमिटमेंट करते हो तो कंपैरिजंस बंद होती हैं। क्या मुझे यह करना चाहिए था? ये क्वेश्चन खत्म होता है, तुम प्रेजेंट में होते हो। There is a freedom and liberation in commitment। और रिजेक्शन ये नेसेसरी है। अगर तुम हर चीज के लिए हाँ कहते हो तो तुम किसी चीज के लिए भी खड़े नहीं हो। रिजेक्ट करना पोलाइटली, ऑनेस्टली, ये मैच्योरिटी है। रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज। मैनसन यहाँ रोमियो एंड जूलियट का रेफरेंस देते हैं और कहते हैं शेक्सपियर ने शायद इसे रोमांस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसे सैटिराइज करने के लिए लिखा था। ये बच्चे बेसिकली पागल थे। अनहेल्थी लव क्या है? 2 लोग एक दूसरे का यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए। आई कंप्लीट यू, यह रोमांटिक लगता है, पर यह को डिपेंडेंस है। हेल्थी लव क्या है? 2 लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से। टॉक्सिक रिलेशनशिप में या तो एक विक्टिम होता है जो हमेशा ब्लेम करता है, या एक सेवर होता है जो हमेशा फिक्स करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर दोनों ही इमोशनल हाइज चेस कर रहे हैं, जेन्युइन लव नहीं। हेल्थी रिलेशनशिप की एक लिटमस टेस्ट। If I refused, how would the relationship change? If my partner refused something I wanted, how would things change? अगर आंसर है ड्रामा, ब्रोकन ट्रस्ट, मैनिपुलेशन, तो बाउंड्रीज नहीं है। अगर आंसर है हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो ये हेल्थी है। अब हम किताब के सबसे प्रोफाउंड चैप्टर तक पहुंचते हैं। यह चैप्टर है डेथ। मैनसन की जिंदगी में एक मोमेंट था, उनके 19 ईयर्स की उम्र में। उनका दोस्त जॉश था। एक पार्टी में, एक लेक के पास, एक क्लिफ था 30 फीट ऊंचा। जॉश ने जंप करने का डिसाइड किया। रात थी, वो एक्चुअली स्विम करना नहीं जानता था। अल्कोहल था, लेग्स क्रैम्प हो गईं। स्कूबा डाइवर्स को 3 आवर्स लगे जॉश की बॉडी ढूंढने में। वो मैनसन का सबसे करीबी दोस्त था। मैनसन 12 आवर्स रोए नहीं। फिर कार में ड्राइविंग करते हुए अकेले उनके अंदर का सब कुछ बाहर आया। उस समर मैनसन एक डीप डिप्रेशन में गए, और उस डिप्रेशन में उन्हें एक रियलाइजेशन हुई जो उनकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनी। इफ देयर इज नो रीजन टू डू एनीथिंग, देन देयर इज ऑल्सो नो रीजन टू नॉट डू एनीथिंग। In the face of the inevitability of death, there is no reason to give in to one's fear or embarrassment or shame. जॉश की डेथ ने उन्हें फाइनली जीना सिखाया। यहाँ मैनसन एक फिलोसोफर अर्नेस्ट बेकर का रेफरेंस लेते हैं। बेकर ने एक बुक लिखी, द डिनायल ऑफ डेथ। उन्होंने अपनी डेथ से पहले यह बुक कंप्लीट की।
यह पुलित्जर प्राइज विनर है। बेकर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, हम सब जानते हैं कि हम मरेंगे और यह नॉलेज हमें फंडामेंटली और डीपली स्केयर करती है। इसे वो डेथ टेरर कहते हैं। इस डेथ टेरर को हैंडल करने के लिए हम इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे जाने के बाद भी रहे। बिल्डिंग्स, बुक्स, चिल्ड्रन, आर्मीज, रिलीजन्स, गवर्नमेंट्स, ये सब इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और वॉर्स, जेनोसाइड्स, रेवोल्यूशंस ये तब होते हैं जब एक ग्रुप का इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट दूसरे ग्रुप के इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट से क्लैश करता है। बेकर अपनी डेथ बेड पर एक फाइनल रियलाइजेशन तक पहुंचे। People's immortality projects are actually the problem, not the solution. रियल आंसर ये है, मॉर्टैलिटी को एक्सेप्ट करो, फ्रीली चूज करो कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। ईगो को श्रिंक करो, कुछ ऐसा बनो जो सेल्फ से बड़ा हो। और मैनसन खुद एक क्लिफ पर जाते हैं, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर, दुनिया के सदर्न टिप पर। वो एज तक जाते हैं, लिटरली अपने पैर क्लिफ के बाहर लटकाते हैं। और वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे उस एज पर अपनी मॉर्टैलिटी के फेस टू फेस सब कुछ सडनली क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ट्रिवियल चीजें ट्रिवियल लगती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं। Confronting the reality of our own mortality obliterates all the crappy, fragile, superficial values in life. डेथ हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, What is your legacy? How will the world be different when you're gone? और जब ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हो तो Should I post this? और Will they like me? और Am I ahead of him? ये सब बेहद छोटे लगने लगते हैं। Stoics of ancient Greece, memento mori, remember that you will die, not as a morbid thought, but as a clarifying one. Mark Twain ने कहा था, The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. तो ये पूरी किताब हमें क्या दे रही है? एक आदमी की स्टोरी से शुरू की थी, बुकोव्स्की, जो लूजर था, जो ड्रंक था, जिसने खुद को प्रूव नहीं किया, एक्सेप्ट किया। उससे हमने सीखा केयर करना जरूरी है, पर केयरफुली। बुद्धा की स्टोरी थी, जिसने सीखा कि सफरिंग इनेविटेबल है और उससे फाइट करना नहीं बल्कि उसका मीनिंग ढूंढना जरूरी है। डेव मस्टेन और पीट बेस्ट से सीखा मेट्रिक मैटर करती है। जिस स्केल पर तुम खुद को मेजर करते हो वही तुम्हारी हैप्पीनेस या मिजरी डिसाइड करती है। हिरू ओनोदा से सीखा सफरिंग को मीनिंग चाहिए, अदरवाइज वो सिर्फ टॉर्चर है। विलियम जेम्स से सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक एक्सपेरिमेंट है, एक चॉइस है, और उस चॉइस से सब कुछ चेंज हो सकता है। मार्क मैनसन की खुद की जर्नी से सीखा कमिटमेंट, रिजेक्शन, बाउंड्रीज ये फ्रीडम की लिमिटेशंस नहीं है, ये फ्रीडम के व्हीकल्स हैं। और जॉश की डेथ से, केप ऑफ गुड होप से, अर्नेस्ट बेकर से सीखा डेथ ही लाइफ को मीनिंग देती है। जो अल्टीमेटली खत्म होगी वही अल्टीमेटली प्रेशियस है। इस किताब का एसेंस एक लाइन में जो मैनसन पेज 1 पर लिखते हैं, The key to a good life is not giving a fuck about more, it's giving a fuck about less, giving a fuck only about what is true and immediate and important. हर इंसान के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फक्स हैं। तुम उन्हें किस पर स्पेंड करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। ट्रैफिक जैम या अपने बच्चे का फ्यूचर। किसी ने क्या सोचा या तुम क्या एक्चुअली फील करते हो? क्या वो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है या तुम अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो? तुम्हारे फक्स वाइजली स्पेंड करो। और अगर ये सब डिफिकल्ट लगे, अगर कभी ओवरवेल्म हो तो एक क्लिफ पर जाओ, लिटरली या मेटाफोरिकली, और याद करो ये सब टेम्पोरेरी है। तुम टेम्पोरेरी हो और उस टेम्पोरेरीनेस में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीडम है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको जिंदगी को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया, अगर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का कोई आइडिया आपके अंदर कुछ स्टर कर गया, तो बियॉन्ड द पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ ऐसी ही किताबें लेते हैं और उन्हें एक एक्सपीरियंस बनाते हैं, सिर्फ समरी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगला एपिसोड भी आने वाला है और वो भी इसी तरह आपकी सोच को चैलेंज करेगा। अगर कोई ऐसी बुक है जिसे आप चाहते हैं कि हम अगली बार कवर करें तो कमेंट में जरूर बताइए। In the end, the desire for more positive experience is itself a negative experience, and the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.